ये मेरी तारीफ करी, बड़ाई करी, इतनी बड़ाई के मैं लायक नहीं था, मैं इससे भी ज्यादा बड़ाई के लायक था। आज मैं सर जो कुछ भी हूं, जहां पर भी हूं, संजय भाई की बदौलत हूं। ताली पूरी तो सुनो तो तुम जल्दी बजा देते हो। आज मैं बाबूजी जो कुछ हूं संजय की वजह से हूं। संजय बाबू नहीं होते तो मैं और आगे होता। बजाओ ताली अब यही, और क्या, थोड़ा सा मस्ती लेनी चाहिए ना। हाँ, और आगे होते। ये चलता रहता है, हंसी की कोई खास बात नहीं है, बहादुरी दिल में होती है। पहले लोग बहादुर होते थे, फौज में होते थे। ये पहले फौज में था, गोविंद राठी फौज में था बाबूजी, ये निकाल दिया। अरे कर्म ऐसे करोगे कौन रखेगा फौज में। सीमा पर युद्ध आ गया, कैप्टन ने पूछा था क्या करा वहां पर, आचार्य जी सुनो, ये फौज में था पहले, इसको निकाला गया। क्यों, कभी जो है ना अपनी वो सोचता है मैं बहुत होशियार हूं, फौज में से काट दिया यो। कैप्टन बोला तूने क्या करा वहां युद्ध में, बोला जी मैंने दुश्मन के दोनों हाथ काट दिए। अरे बोला तू तो बहुत बहादुर है, फिर क्या करे था, बोला फिर मैंने उसके पैर काट दिए दोनों। अरे बोला तेरा सिर क्यों नहीं काटते, बोला वो तो कटा पड़ा था। कर लो, कौन तालियां थोड़ी बजा रहे हो साहब। हाँ, और हमारे हरियाणा का तो मस्ती अलग है भाई साहब। वो मास्टर जी ने सबसे कह दी जितने बच्चे बैठे हो सारी खड़ी गाय का चित्र बनाओ। सबने खड़ी गाय बनाई, एक बैठा उद्दंड, उसने आती थी बनानी, उन्हें बैठी बना दी, खड़ी गाय की जगह बैठी गाय बना दी। अब मास्टर जी ने सबकी कॉपी चेक करी, उसके पास आए, अरे बोला मैंने तो कही थी खड़ी गाय बना, तूने बैठी क्यों बना दी। बोला मास्टर जी बनाई तो मन भी खड़ी थी, तेरा डंडा देख के बैठ गई। हमारे हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। अच्छा, एक मैं बहुत मेरे मन में बार बार आ रहा, लेकिन महाराज जी बैठे, मैं पता नहीं संजय बाबू भी बैठे, पता नहीं बोलूं कि नहीं बोलूं, पर बोल ही देता हूं। वो एक बच्चे से सवाल करा मास्टर जी ने, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कद होया। बच्चा हरियाणा का था, बोला मास्टर जी मन नहीं बेरा कांग्रेस की स्थापना कद हो, इसका जन्म किसने कराया, पर नू बेरा इसका नाश पूर्ण करेगा। कह ही दिया आखिर में मैंने बात। नहीं, ये कोई वो मजाक की बात नहीं है, वो महाराज जी बैठे, मैंने बोल दी संजय बाबू बैठे। हाँ, नहीं होता है सर ऐसा है। संजय बाबू तो भाई हमारे देखो बहुत बड़े प्रतिनिधि है कांग्रेस, हमारे तो नए बाजार में देखो कोई ना कोई, देखो हम दोनों भाई जाते रहते हैं। ये इतने बड़े नए बाजार की हस्ती हैं कि कोई मर जाता है या कोई शादी ब्याह होती है, संजय बाबू जरूर जाते हैं। अभी हम चले गए, किसी दल वाले का एक पिताजी गुजर गया, अब मैं दल का नाम नहीं ले रहा, वो आपको पता चल जाएगा। पिताजी कंधे पे, निगम बोध घाट पे गए हम दिल्ली में, शमशान घाट सबसे तगड़ा है वहां, तो उसने जाती वहां पंक्ति पढ़ ली, मृत्यु अटल है। अब अटल का नाम सुनते उसके बेचैनी शुरू हो गई जी। बोला अनिल यहां भी राजनीति, भाई ये देश में क्या हो रहा है, मैं क्या हो गया, पिताजी मर गए इसे तो दफना दे। बोला नहीं अनिल भाई हर जगह राजनीति, देख यहां पर भी लिखा हुआ मृत्यु अटल है। मैंने कहा ये अटल बिहारी जी नहीं है, ये मृत्यु निश्चित है वो लिखा हुआ। बोला तेरे को नहीं पता भाई, मैं फिर तू बता दे मृत्यु क्या है। बोला ना मृत्यु अटल है ना आडवाणी है, मृत्यु राहु। भाई इतना ही बोलना था, बजाओ ताली बजा दो। हाँ, अब ये बात हो जाती है। अब अटल जी की बात कर रहे हैं, मेरे पास हास्य के अलावा कुछ है ही नहीं, निकलता कहां से है, मन में कुछ नहीं है, लेकिन ये हास्य की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती हैं। अटल जी थे, कवि थे और एक दिन प्रधानमंत्री बन गए। मैं कवि हूं, मैं भी कवि हूं सर। ऐसे मत चिड़ो मेरे से जो ताली नहीं बजा रहे। मैं बड़े बड़े काम भाई साहब, इतनी इतनी राय दी है मैंने मोदी जी को जो कोई दे नहीं सकता। मेरे से पूछा मंदिर का क्या करना है, मंदिर कहीं बनवा दो, उसके धारा 370, बोले क्या करना है, मैं हटवा दो। अभी संजय जी मिले मेरे को, मैं 500 रुपये खुले देना, 130 रुपये दे दिए। मैं बोला बाकी, बोला 370 खत्म। कर लो क्या करोगे। चीते लाया भी मोदी जी बाहर से, चीते ले आए, चीते। यहां पर सीबीआई ईडी सीबीआई चल रही है। मैंने एक चीते से पूछ ली, मैंने कहा यहां भारत में आ रहा, डर नहीं लगा। बोला नहीं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया हूं। अटल जी का कोई मुकाबला नहीं था साहब, वो जैसे प्रिय, वो सब दलों के प्रिय थे। उनकी एक मस्ती की बात बताता हूं जो किसी को नहीं पता। पोखरण विस्फोट हुआ उस टाइम जब अटल जी प्रधानमंत्री थे। रात को 12:30 बजे अब्दुल कलाम जी को फोन करा। अब्दुल कलाम जी बोले हाँ सर बोलिए, हम पोखरण विस्फोट करने जा रहे हैं, सारे विश्व की निगाहें हमारे ऊपर है, क्या सारी तैयारियां हो चुकी। उधर से कलाम साहब, हाँ सर सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात कहीं लीक तो नहीं हुई। अटल जी बोले लीक कड़ तो होगी ना, तो तेरा ब्याह होया।
तालियां थोड़ी थी साहब। जिंदा दिली सी का नाम है। बन जाओ अमिताभ, बन जाओ अंबानी, बन जाओ मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस ईश्वर ने ये जो जिंदगी दी है, कोरोना का खेल था, 60-70 साल का खेल होता है साहब। हमारे अपने लोग चले गए, आपने देखा होगा। इसलिए जिंदगी को जीने का एक सलीका, एक फलसफा। महाराज जी बैठे हैं, परम पूज्य ज्ञानी है, मैं उनके समक्ष क्या बोलूंगा। लेकिन साहब कुछ भी बन जाओ, जो ईश्वर ने ड्यूटी बांट रखी है, कोई मोची बन गया, कोई नाई बन गया, कोई दर्जी बन गया, कोई कवि बन गया, कोई नेता बन गया, सबकी ड्यूटियां निर्धारित उस ईश्वर ने कर दी। जहां रहो खुश होकर रहो। जब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जिंदगी का फलसफा बताता हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। बहुत रोते रहो आप अपने पद पर बैठकर कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं। किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। किसी और को हंसा दो। हंसना तो जैसे हम भूल ही गए, बिना बात लोगों का टेंशन। आप सड़क पे जा रहे हो बाबूजी, मान लो आप रहने दो, आप वीआईपी हो, अगले सोफे पे बैठे और किसी को और को भेजता हूं। नहीं, महाराज जी ने बिठाया है उनको, मैं ऐसे कैसे भेज दूंगा आपको बाबूजी, गलती हो गई। हाँ, और किसी को भेजू, आप चले जाओगे, यो भी वीआईपी है। चलो संजय बाबू आप चले जाओ थोड़ी देर के लिए, आप वीआईपी से नहीं। वीआईपी का मतलब ये नहीं होता सर, आप सब लोग प्यारे हो और अजीज और महाराज जी के चरणों में बैठे हो, तो अहंकार का तो मतलब ही नहीं है। वीआईपी तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे को मिल गया अभी परसों एक वीआईपी के नाम से, याद आ गई। कवि सम्मेलन पढ़ रहा, सारे हंस रहे, वो नहीं हंस रहा। मैंने कहा तू हंस क्यों नहीं रहे? बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हंसने के लिए। एक कविता और सुनाई, वो सब ताली बजा रहे, वो नहीं बजा रहा। मैंने कहा आप क्यों नहीं बजा रहे? बोले वीआईपी हूं, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा इसने तो हर काम के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2-3 बार सड़क पर आते हुए मिल गया। मैंने कहा नमस्ते भाई साहब। बोला नमस्ते। मैंने कहा सुना आपकी शादी हो गई? बोला हाँ। मैंने कहा हनीमून पे नहीं गए? तो नहीं हो जाता वो, यहां नहीं है कोई ऐसा। ये दोनों बाबूजी बैठे, कितने अच्छे लग रहे हैं सर। आप जितनी मस्ती से सुन रहे हो, कमाल कर रखा आपने। बिल्कुल ऐसे जैसे अटल बिहारी और अडवाणी इकट्ठे बिठा दिए हो, मुरली मनोहर जोशी और वो। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल सेम। नहीं देखो, इज्जत होती है ना सर। तो मैं आपको बता रहा था, मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, टेंशन बता रहा हूं, सड़क पे जा रहे हो, टेंशन देखो कहां से आदमी ने पकड़ रखी है। बिना जान पिछाण किसी को नमस्ते करके चले जाओ। अगर लगा टेंशन हो जाएगी, यार ये था कौन जो नमस्ते करके गया है। अब ये परसों इसके टेंशन हो गई, ये बैठा वहां बारिश के अंदर, बूंदा मांदी हो रही है, टेंशन में बैठा। बोला यार मैं टेंशन में क्यों बैठा गोविंद भाई? बोला यार उसने बताइए कि मौसम विभाग ने बूंदाबांदी होगी। मैं तो खुशी की बात है, बूंदाबांदी होगी, तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला मैं देखू हूं इसमें बूंदा कौन सी है। बेमतलब की बात, कोई सिर पैर नहीं। अरे बूंदाबांदी होती है। अच्छा, हमारे हरियाणा का तो चौधरी भी उस्ताद, वो एक मिल गया मेरे को मेट्रो में। मेरे से बोला, अरे छोरे बलबीर का है? मैं ताऊ मैं बलबीर का कोनी। हरियाणा में पूछ लेते पिताजी के नाम से। अरे बोला बलबीर का है? मैं 3 बार मना कर दी, मैं बलबीर का कोनी। पर हरियाणा का ताऊ था, बोला बलबीर का है। मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलबीर का हूं। बोला होगा भाई बलबीर का, पर तू लागता कोनी। तू नहीं लागता है। मस्ती अलग बात है, कोई लेना देना ही नहीं। अरे हमारे तो हरियाणा की भाई साहब, आप कुछ भी देख लो, ताई वो अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी। रे मेरा लाल हो, मेरा चंदा, चंदा हाथ छुट के नीचे गिर गया। बताओ बुढ़ापे का शरीर था, क्यों प्यार कर रही थी? उछाल के वैसे ही लाड कर लेती। पर दादी का लाड आ गया तो पोते को उछाल रही थी, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब बहू आई, कलयुग की बहू, कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है। आज के बाद तू मेरे बेटे का हाथ में लगा दी है। सास भी छटी हुई थी कुरुक्षेत्र की। बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे के हाथ नहीं लगाऊंगा और तू मेरा संजय सिंगल में छेड़ दिए। हाथ खड़े करके तालियां बजाओ एक साहब साहब जिंदगी में। बहुत अच्छे। यही तो मस्ती है। और हमारे तो स्कूलों में कहीं भी देख लो, स्कूलों में बुरा हाल। हमारे तो केजरीवाल साहब हैं, वो एक स्कूल के अंदर इंस्पेक्टर आ गया, एक बच्चे से बोला खड़ा हो, बोला हाँ बोल। बोला नाम देश के प्रधानमंत्री का? बोला जी रामलाल। अरे बोला देश के प्रधानमंत्री का नाम रामलाल? बोला हाँ। ये किसका नाम है? बोला मेरे पिताजी का नाम है। 5 साल पहले घर से चले गए थे, माना सोचे फिर प्रधानमंत्री बन गया होगा। बहुत अच्छे। बोला स्कूल से निकाल दूंगा, तुम्हारा नाम काट दूंगा, तुम्हें यह नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। बोला नाम आप काट ही नहीं सकते। बोला क्यों? बोला मैं स्कूल में पढ़ता है कोनी, पढ़ा तो मेरा भाई है। आज बैट बॉल का मैच था, बोला 10 रुपए मिलेंगे, आप दे रहे हो वो देगा। हाथ किया टीचर के बाद, टीचर साहब कैसे बच्चे पका पाल रखे हैं आपने, देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, मैं आपको भी सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप मेरे को भी नहीं करवा सकते, क्योंकि टीचर मैं भी नहीं हूं।
बोला फिर टीचर कौन है? बोला टीचर मेरा भाई है, आज जरूरी सिलसिले में हमारे घर में एक ब्याह था, उसमें चला गया। बोला इंस्पेक्टर साहब आएंगे। बोला तुम्हारा तो आवागवाही खराब है, मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल के पास। जाते बोले प्रिंसिपल महोदय इतना बुरा हाल मैंने कहीं नहीं देखा, बच्चे को यह नहीं पता टीचर यहां काम नहीं करते, मैं आपको भी सस्पेंड करवा दूंगा। बोला सस्पेंड आप बाबूजी मेरे को भी नहीं करवा सकते, क्यों प्रिंसिपल मैं भी नहीं हूं, प्रिंसिपल मेरा भाई है, मुकदमे में गया हुआ है। मेरे को बोला पर आएंगे आज इंस्पेक्टर साहब, फाइलों पे साइन कर देंगे, 10,000 की गड्डी दे देना, ये 10,000 की गड्डी संभालो और फाइलों पे साइन कर दो। इंस्पेक्टर बोला ये तो मैं था जो 10,000 में मान गया। भाई बहुत अच्छे। अगर असली इंस्पेक्टर आ जाता, पीछे वाले जिन्होंने ताली बजाई या अगली बात पर बजाना, बोला ये मैं था जो 10,000 में मान गया। प्रिंसिपल साहब बोले कि जहां बच्चे नकली, टीचर नकली, मैं नकली, हमारे इंस्पेक्टर साहब नकली, तो आपने कैसे सोच लिया ये 10,000 की गड्डी भी? मस्ती बहुत हो गई और हमें सुनना है। हमारे भाई आज बहुत सारी कविताएं हुई और एक एक कवि 1.5 घंटे का पूरा पैकेज, 2-2 घंटे का पैकेज लेता है। ये वो हैं जो एकल काव्य पाठ करते हैं। प्रवीण भाई एकल काव्य पाठ, गोविंद एकल काव्य पाठ, ये एकल काव्य पाठ, सुने चाहे कोई ना सुने ये लगे रहते हैं। ये विष्णु भाई 1.5 घंटे तक लगे रहते हैं, कोई हो चाहे ना हो, बाद में मुड़ के देखते कोई नहीं है। ये एकल हाँ एक मैं सुना रहा हूं अभी कविता, हाँ मैं ऐसे थोड़ी ना जाऊंगा। तो ये चीजें सर चलती रहती हैं, कोई टेंशन लेनी नहीं चाहिए। ये महिला देखो मेरी नजर पड़ गई एकदम, क्या छोटी छोटी बिंदियां लगाकर आई हैं, हमारे सुहाग की निशानी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी। ये होता है भाई साहब, ये पहचान है। मैं सच बता रहा हूं, मैं तो स्कूल में चला गया, वहां पर टीचर पढ़ा रही बच्चों को हिंदी, उसके ऊपर बिंदी, हिंदी ऊपर बिंदी। मैं मैडम ये क्या है? बोले अनुस्वार। अनुस्वार मैं अनुस्वार क्या होता? बोले बिंदी होती है बिंदी। मैं घर आया, छोटा सा था, भाभी सामने, भाभी के माथे पे लग रही। मैं भाभी ये क्या तेरा भैया? मैं ये बिंदी। बोले हाँ तेरा भैया। मैं भैया तो दुकान पर गया है, ये कौन सा भैया आ गया? अंदर गया, चाची मिली। मैं चाची ये माथे पे क्या है? बोली तेरा चाचा। मैंने कहा सारा कुनबा चलिया गया दुकान पर, ये चाचे भाई कड़ टांग रखे हैं इसने। थोड़ी देर बाद अंदर गया तो मेरी बूढ़ी बुआ जी बैठी, बुआ जी के माथे पे। मैं ये बोला तेरा फूफा। भाई साहब सबसे ज्यादा दिक्कत हुई जब मैं सवेरे वॉशरूम में गया, शीशे के ऊपर मेरा भाई, बहुत अच्छे, टूटी पे मेरा चाचा, और अब बजा देना हाथ खड़े करके ताली। जुलम तो जब हो गया जब कमोड के ऊपर मेरे हाथ खड़े करके बजाओ जरा। हाँ ये है गीता महोत्सव, देखो क्या उल्लास और उत्साह के साथ सुन रहे हैं लोग। तो इसलिए टेंशन कोई नहीं है, टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। किस लिए टेंशन लें? मस्ती में पढ़ो, क्या जरूरत पड़ रही है? हमेशा मस्ती में पढ़ो। मैं तो वैसे भी मस्त रहता हूं, और हम हरियाणा वाले किसी की आट में भी नहीं आते, हम मस्त रहते हैं। वो अभी डिजिटल चल गया सब कुछ। मैंने हलवाई की दुकान पे फोन करा, 1 किलो लड्डू चाहिए थे साहब, उसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। मैंने मिला टन टन टन। वहां से एक महिला ने फोन उठाया, नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, कृपया मिठाई के लिए 1 दबाएं, गज्जक व रेवड़ी के लिए 2 दबाएं, गोलगप्पे पापड़ी के लिए 3 दबाएं, नमकीन के लिए 4। मिठाई चाहिए थी भाई साहब, मिठाई के लिए 1 दबा दिया, लड्डू के लिए 1 दबाएं, बर्फी के लिए 2 दबाएं, बालूशाही के लिए 3 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 4 बजाए। लड्डू चाहिए थे साहब, लड्डू के 1 दबा दिया, बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, बेसन के लड्डू के लिए 2 दबाएं, गूंद के लड्डू के लिए लड्डू चाहिए थे भाई साहब, बूंदी वाला दबा दिया। 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 5 किलो के लिए 2 दबाएं, 50 किलो के लिए 3 दबाएं, 100 किलो के लिए 4 दबाएं। गलती तो 100 पर हाथ पड़ गया, मैं यार मर गया। 100 किलो लड्डू का ऑर्डर चला गया भाई साहब। फोन मैंने काट दिया डर के मारे। अब वहां से वापस फोन आया, वो तो उनके पास तो रिकॉर्ड हो जाता। वापस फोन आया, बोले जी नमस्कार हम अग्रवाल स्वीट से बोल रहे हैं, अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डुओं का ऑर्डर आया है, बताइए डिलीवरी किस पते पर करानी है। मैं मैडम देख सुनो, टेलीफोन मन तो मिलाया नहीं, हम घर मनो भाई हैं, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दबाएं, बहुत अच्छे, 2 नंबर वाले से बात करने के लिए 2 दबाएं, और जब तक सही पता ना मिल जाए दबाते जाएं, दबाते जाएं, दबाते जाएं, और आप मिलकर ताली बजाते जाएं, बजाते जाएं, बजाते जाएं। क्या बात है।
आइए एक अंतिम कविता सुनाता हूं। हंसाने को बहुत है लेकिन एक समय है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। एक अंतिम कविता सुनाता हूं। जो विषय आज नहीं रखा गया मैं वो कविता सुनाता हूं। पिछली बार मैंने एक कविता सुनाई थी जो सबको बहुत पसंद आई थी। वो सुनाई थी माँ के लिए, कि माँ का जिंदगी में क्या रोल है, माँ भगवान है, माँ के बिना जीवन में कुछ नहीं है, कि त्याग, सहनशीलता, दया व क्षमा होती है, इन सबको मिला दो तो फिर माँ होती है, इन सबको मिला दो तो माँ होती है। बेटियों की बात की पद्मनी ने। 4 पंक्तियां बेटियों के लिए रखता हूं, 3-4 मिनट का काव्य पाठ, उसके बाद विष्णु जी को सुनना मुझे भी अच्छा लगता है और हम जब सुनेंगे उनको तो अद्भुत आनंद आएगा। यहाँ मैं गारंटी इस बात की देता हूं साहब। उससे पहले एक कविता सुनाता हूं दोस्तों, और 4 पंक्तियां बेटियों के लिए रखता हूं। एक प्रथा चलती थी जब हम स्कूल में पढ़ते थे सर, एक प्रथा चलती थी, पर्दा प्रथा। उससे पहले सती प्रथा होती थी। सदियों से अत्याचार होते हैं नारियों के ऊपर। सती प्रथा, क्या सती प्रथा किस लिए होती थी? वो एक पाप था। वो पर्दा प्रथा थी। क्यों अधिकार नहीं था महिलाओं को? हर प्रकार की एक थी। लेकिन जब राजा राम मोहन आए, तमाम ऐसे महापुरुष आए, उन्होंने इन प्रथाओं को दूर किया, कुरीतियों को दूर करा। लेकिन पिछले 20 वर्षों में धीरे धीरे जो प्रथा बढ़ती गई वो थी बेटियों को गर्भ में मारना। ये सबसे बड़ा महापाप था। चाहे वो किसी कारण से रहा हो, माँ बाप को कोई भी भय या डर हो, वो भी हमारे समाज की कुरीति थी कि उनको मारना क्यों पड़ा। लेकिन बेटियों को गर्भ में मारना एक महापाप था। तब मैंने 4 पंक्तियां कही जो मैं हर मंच से पढ़ता हूं, कि बेटियों के लिए, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। राजेंद्र बाबू, कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। एक अंतिम कविता पढ़ता हूं 3 मिनट की। शायद ये विषय मैंने यहां कभी नहीं पढ़ा। मेरा मन होता है हास्य के बाद एक ऐसी कविता पढ़ें जो सबके लिए अच्छी है। स्वागत। देश में बहुत काम होते हैं, नेताओं ने भी बहुत काम किए, हर पार्टी ने काम किए। मुझे लगता है कि लोग कह देते हैं कि वर्तमान सरकार ने किया, हालांकि ये मेरा विषय नहीं है। लेकिन साहब, पले पलाए बच्चे को सब कुछ पाल लेते हैं। पालना उसका होता जब बच्चा कोख में होता। आज़ादी के टाइम से लेकर अब तक जो काम किया उन सरकारों ने, हम उसको नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि पले पलाए बच्चों को कोई भी पाल ले, बच्चा वो जिसका लालन पालन किया हो। आज़ादी के टाइम से क्या हाल था देश का और क्या किन लोगों ने उसे उठाया, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दो। हम आज किसी बात में भी खोए हों। इशारा काफी होता बात कहने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि सारी बात स्पष्ट रूप से कही जाए। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश के अंदर, हमारे लिए, परिवारों के लिए, अगर हम ये उत्सव मना रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे सीमा पर बैठे हुए उन फौजियों का है जो दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे सर। हम लोग गौशाला में दान देते हैं, हम लोग विवाह कन्याओं का विवाह करते हैं, भंडारे लगाते हैं। इससे पुण्य का काम कोई नहीं है। ये बहुत ऊंचे काम है समाज को जीवित रखने के लिए, समाज को दिशा दिखाने के लिए। जो सरकारें नहीं करती वो महाराज जी जैसे व्यक्तित्व करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात और है, कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग सैनिकों को सम्मान देने में थोड़े से कमजोर होते हैं। मैं ये मानता हूं कि जब कोई बड़े उत्सव हो तो अपने आसपास जो शहीद हों, कभी उसके किसी परिवार को आकर मंच पर सम्मानित किया जाए, उनकी बहन बेटियों को, उनके बच्चों को सम्मानित किया जाए। उन्हें ये लगना चाहिए कि जिसके लिए हमने जान दी है वो एहसान फरामोश नहीं है, उनके परिवारों को भी ये जनता प्यार करती है। बात मेरी ठीक है या गलत है, लेकिन मेरी भावनाएं हैं। ऐसी एक कल्पना मैंने की कि जो आप देखते हो किसान धरना दे देते हैं, संजय बाबू, किसान धरना देने लगे अपनी मांगों को मानने के लिए। नेता धरना दे देते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, दुनिया भर के उनके कार्य रहते हैं। आप देखते हो डॉक्टर धरना दे देते हैं कि हमारे आज हड़ताल हो, या आप देखते हो कई बार एम्स में भी हड़ताल हो जाती है। और तो और आप हड़ताल की जहां तक बात करोगे, तमाम वो लोग हड़ताल करने लगे, अपनी मांगे मानने लगे। लेकिन एक बात का उत्तर आप मुझे दें, क्या कभी आपने फौजियों को हड़ताल करते हुए देखा है? क्या उनका मन नहीं है? क्या उनकी सारी मांगे पूरी कर चुके हम? क्या वो 100% सेटिस्फाइड हैं? आप बताइए, क्या उनका मन नहीं है? सिर्फ वो इसीलिए हड़ताल पर नहीं बैठते, धरनों पर नहीं बैठते, प्रदर्शन पर नहीं बैठते। उन्हें पता है जिस दिन हम यहां बैठ जाएंगे ना तो मेरे देश में कोई घुस जाएगा चोर साहब। इसलिए मैंने एक कल्पना करी। ये कविता मेरी केवल कल्पना है, लेकिन अगर कल्पना अच्छी करी हो तो सारे सदन का बेहतरीन आशीर्वाद चाहता हूं साहब। सीमा पर सैनिक है, गोली लग जाती है,
केवल 2-3 मिनट मरने में है उसके बाकी, तब वो क्या सोचता होगा। इस कविता के अंदर कोई क्लिष्ट शब्द नहीं है, केवल सीधे साधे शब्द हैं, क्योंकि जो सीमा पर बेटे लड़ रहे हैं ना, वो बड़े बड़े धनवानों के बेटे नहीं है, वो बड़े बड़े नेताओं के बेटे नहीं है, वो गांव के किसानों के बेटे हैं, हमारे तुम्हारे परिवार के बेटे हैं साहब। इसलिए उसी भाषा का सुनिएगा, 3 मिनट की, केवल 9 पंक्ति की कविता है। आपका भी विष्णु बाबू ध्यान चाहता हूं। श्वास का अंतिम पहर हूं। ये सर आपने भी कभी नहीं सुनी होगी, क्योंकि इस तरह की कविता मैं दिल्ली में बहुत कम सुनाता हूं। बहुत हल्का ही को डालना, बहुत हल्का, इन के जितना नहीं, बहुत कम, हल्का सा। श्वास का अंतिम पहर हूं, ज्यादा हो गया, कम कर दो। हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। क्या सुन लो? मैं उसके मन की, उनके मन की आरजू बता रहा हूं। गोली लग गई, ना जाने कब प्राण निकल जाए, तो क्या सोचता होगा सैनिक कि जब मेरी शव मेरा घर पर पहुंचेगा, जिसे हम लाश कहते हैं, जब वो घर पर जाएगी तो मेरी पत्नी मेरे बच्चों पर क्या गुजरेगी। कल्पना हम कभी करते ही नहीं इतनी गहराई से कि क्या वो भी तो किसी का बेटा है, भले ही सीमा पर लड़ रहा है, लेकिन किसी का लाल तो वो भी है, किसी का पति तो है, किसी का भाई तो है, किसी का बेटा तो है। तो क्या सोचता होगा कि कह देना जब मेरा शव घर पर जाएगा, क्या कहना कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, और फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। बहुत अच्छे। फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ का दिल बड़ा रोता है, उसको तसल्ली कैसे मिल सकती है? कौन सी लाइन ऐसी बोलूं जो उसको तसल्ली मिले? तो उसने क्या कहा कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ से कहना पा लिया है, रो मत, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। एक खबर पढ़ी मैंने अखबार में उस टाइम जब मैंने एक कविता लिखी थी। विधवा थी हमारे सैनिक की, घर की लाइट काट दी गई कि बिल नहीं भरा। सरकारें बड़े बड़े आडंबर करते रहे, ढोंग करते रहे, कुछ भी बोलते रहे, सच्चाई है वो जो मीडिया ने लिखी, जो हमारे पत्रकार बंधुओं ने लिखी। लाइट काट दी गई पैसा ना होने के कारण। कहाँ पड़े हैं वो परिवार जिन्होंने जानें दी हैं? तो क्या सोच सकता होगा वो, सुनिएगा साहब, और आपकी भरपूर तालियां चाहता हूं। आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। भूख से बच्चे न तड़पे, भूख से बच्चे न तड़पे, अरे कर दो इतना इंतजाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम, फिर हमारी। और अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये पंक्तियां भी कैसे हुई? साउथ भारत का, दक्षिणी भारत का एक नेता जब सैनिकों के बारे में बात चलने लगी कि सैनिकों को ये सुविधाएं दो, तो वहां के एक नेता ने बयान दिया, क्या फर्क पड़ता है जान देने से? कोई फर्क नहीं पड़ता, तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, मर भी जाते हैं तो क्या हो जाता है। जब ये पंक्तियां अखबार में लिखी गई तो पूरे देश में आक्रोश की लहर फैली।
लोगों ने विरोध भी किया उस नेता का कि आप ये क्या बोल रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं है, 2-4 दिन विरोध हुआ, बात खत्म हो गई। लेकिन आप कल्पना करो माइनस यहाँ कितने लोग बैठे हैं, संजय बाबू हैं, हमारे राजेंद्र बाबू हैं, शंकर जयपुरिया जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, ये तमाम लोग बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं। एक कल्पना करके देखिए, क्या हमको कोई 5 लाख रुपए महीना देगा? अभी यहाँ पर शायद 8 या 10 डिग्री तापमान होगा आज, हम कितने शोल दिशालों के अंदर यहाँ बैठे हुए हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि अगर हमको कोई तनख्वाह दे दे, 5 लाख रुपए महीना दे दे, तो कितने ऐसे लोग हैं जो -10 डिग्री पर वहाँ अकेले जंगल में पहाड़ों पर खड़े होकर पैसों के लिए काम कर सकते हो। ये तो जज्बा ईश्वर ने भीतर देकर भेजा है, जिसके कारण वो वहाँ पर खड़े होते हैं। आप और हम लोग पैसों के लिए नहीं खड़े हो सकते। कमाल है, ये पैसों की बात नहीं है। -, डिग्री में जो वहां खड़ा हो सकता है, जो +60 डिग्री में वो सीमा पर रक्षा कर सकता है, ये उसका हौसला होता है साहब। और हमारे नेता बोल देते हैं कि पैसों के लिए। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब मैं एक बार अभी बॉर्डर पे गया चाइना के अपने परिवार के साथ, नाथुला पास, मैंने देखा कि बहुत ऊंची चोटी पर गोली लेकर वो बंदा, पिस्तौल लेकर वो खड़ा हुआ, नीचे वो देख रहा। तो मैंने उनसे पूछा, सैनिक से, मैंने कहा ये सारा दिन यहीं खड़े रहते हैं? बोला जी 8 घंटे की ड्यूटी है, कड़कती ठंड के अंदर वो वहीं खड़ा रहता है। कोरोना चला गया, लोग मर गए, परिवार साथ नहीं थे। जो अस्पतालों में गए वो मर गए, जो घर में परिवार के साथ थे वो बच गए। वो बिना परिवार के वहाँ कड़कती ठंड के अंदर खड़ा रहता है अपनी देश की रक्षा करने के लिए। हम भूल जाते हैं उनको। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, और लगे तो ऐसा आशीर्वाद देना उन सैनिकों के चरणों में कि मुझे लगे कि हम गीता महोत्सव को मना रहे हैं और सैनिकों को समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वो सैनिकों का युद्ध था। स्वागत। जो युद्ध था महाभारत का, वो भी सैनिकों का युद्ध था। सुनिएगा उन सैनिकों को कैसे प्यार और श्रद्धा दे सकते हैं। क्या बोल रहे हैं वो सैनिक? बिल्कुल मरने वाला है। हम लोग जब मरते हैं तो हम सोचते हैं कि मेरी जायदाद कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, लेकिन सैनिक क्या सोचता है? मैंने इस बात को सार्थक किया उस नेता के लिए कि देख इसके हृदय में कैसे देश धड़कता है। वहां केवल एक तिरंगा खड़ा था उस चौकी पर। तब 3 पंक्तियां पढ़ता हूं महाराज जी, समर्पित करता हूं आप दोनों महानुभावों को। सुनिएगा साहब। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। कभी कल्पना करते हो कि धड़कनों से वंदे मातरम की आवाज आए? जब सैनिक जा रहा है तो उसके दिल से धड़कनों से वंदे मातरम निकल रहा है। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो, दोनों हाथ ऊपर उठा कर फिर हमारी राम राम। फिर भाई वाह 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 वाह, सार्थक कविता। थैंक यू सर। और महाराज जी ने 3 बार अगर ये कहा बहुत बड़ी, तो मुझे लगता है कि उनके दिल को छू लिया है कविताओं ने। ये कविताओं की ताकत होती है। कमाल। क्या सर, आपके चरणों में नमन कि मेरे महाराज जी को ये देशभक्ति की कविता इतनी छू गई, तो इसका मतलब उनके दिल में कितना बड़ा देश, हमारा देश धड़कता है। ये मेरी कुरुक्षेत्र की जनता, जिसकी एक एक व्यक्ति के दिल में देश धड़कता है। वरना इतनी शांति से, इतने मन से जो आपने कविता सुनी, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।